नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी के साथ हिंदी के नवीन प्रकरण के साथ में आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज हम सभी लोग संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको ज्ञात करा दूँ, हम सभी लोग बहुत ही गंभीर समस्या से समय जूझ रहे हैं और टीम गैलेक्सी वर्क फ्रॉम होम कर रही है। आप सभी लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को अत्यधिक से अत्यधिक शेयर करें तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें तथा आप सभी लोगों से टीम गैलेक्सी की ओर से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रखें, जिससे कि हम सभी स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। आप सभी का धन्यवाद। आइए हम सभी आज के टॉपिक के विषय में बात करेंगे, जो बहुत ही रोचक होने वाला है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोगों के अगर आने वाली परीक्षाओं के विषय में बात करें, जहाँ पर भी हिंदी के व्याकरण की बात होती है, वहाँ पर संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। संधि के विषय में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से आपको आज एक नवीन प्रकार से संधि समझने की मिलेगी। अगर यहाँ पर आपने पूरी संधि का यह पार्ट देख लिया तो आपको संधि तथा स्वर संधि, संधि का एक पार्ट होता है जिसको हम स्वर संधि के नाम से जानते हैं। स्वर संधि के विषय में आपको यहाँ से छोड़कर अलग कहीं नहीं पढ़ना होगा और आपको बहुत ही गूढ़ ज्ञान यहाँ से आपको प्राप्त होने वाला है आज आपको संधि के विषय में। आइए हम सभी चर्चा करते हैं संधि के विषय में। संधि शब्द का सबसे पहले जानते हैं अर्थ क्या होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके अर्थ के विषय में जानना बहुत जरूरी होता है। संधि शब्द का अर्थ अगर देखें तो मेल कह सकते हैं, जोड़ या वर्ण विकार। अब वर्ण विकार आप लोग मेल को जान गए होंगे, किसी को जोड़ना, ये जोड़ से भी जोड़ना होता है। या वर्ण विकार का जो अर्थ होता है, अगर हम बात करें तो वर्ण के क्रम में अगर हम वर्णों को जोड़ें और उसमें विकार उत्पन्न हो जाए, अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाए, तो वह उसे कहते हैं वर्ण विकार। अगर हम बात करें परिभाषा की तो परिभाषाएं आपके समक्ष यहाँ पर दो प्रकार की दी गई हैं। एक आपकी परिभाषा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके संयोग से, यहाँ पर संयोग लिखा हुआ है, उनके संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। जब कोई दो अक्षर पास पास आते हैं, मतलब कि जो अक्षर के जब हम दो खंड करते हैं और प्रथम अक्षर का अंतिम भाग और द्वितीय अक्षर का प्रथम, उनके जो मिलन होता है, उनका जो संयोग होता है, उससे उत्पन्न जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। अगर सरल भाषा के शब्दों में अगर हम देखें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। अब दो समीपवर्ती वर्ण वो स्वर भी हो सकते हैं, स्वर व्यंजन भी हो सकते हैं, विसर्ग और स्वर, विसर्ग और व्यंजन भी हो सकते हैं। इन पर हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं संधि विच्छेद किसे कहते हैं। अगर संधि, और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि संधि शब्द है क्या। तो संधि शब्द एक तत्सम शब्द है। बहुत जब हम बात कर रहे थे शब्द के विषय में पढ़ा था तो वहां पर बात की थी कि संधि एक तत्सम शब्द है। इसके विषय में मैं आपको थोड़ा सा भी जानकारी दूंगा कि संधि विच्छेद पहले पढ़ते हैं क्या होता है। तो जो संधि विच्छेद के विषय में बात करें कि जो संधि युक्त शब्द होते हैं, या जो जैसे कि विद्याधन आलय, उससे बना विद्यालय, और जो विद्यालय शब्द है, अब विद्यालय शब्द जो है संधियुक्त शब्द है। अब इस संधियुक्त शब्द को अगर हमें विच्छेदित करना है, उनको अलग अलग करना है, तो वही अब इसके पूर्व रूप में लाकर हम रख दें अगर, तो यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। मतलब कि अगर हम लिख दें विद्या धन आलय, तो ये हमारा मूल रूप हो गया इसका, और यही हमारा संधि विच्छेद कहलाता है। अगर हम यहाँ पर मैंने एक नोट पॉइंट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, और अगर आप इसको याद रखेंगे तो संधि में कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। ये नोट पॉइंट इस प्रकार है कि संधि तथा संधि विच्छेद सदैव तत्सम शब्दों के रूपों में ही निहित है, अन्य किसी रूप में नहीं। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि आपने पढ़ा है कि आपके शब्द जो होते हैं
वहां से आप जानते हैं कि तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशी और आपका संकर शब्द होते हैं। वहां पर अगर जो सदैव आपकी संधि होती है वो सदैव तत्सम शब्दों के रूप में ही होती है, अन्य किसी रूप में नहीं होती है। आइए हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा में अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रथम बात आती है संधि के प्रकार कौन से होते हैं। तो संधि के प्रकार में आप स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 प्रकार की संधियां आपकी होती हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वर संधि के विषय में। तो आइए स्वर संधि के विषय में हम परिचर्चा करते हैं। तो स्वर संधि के विषय में किसी भी चीज को जानना है तो पहले हम उसके परिभाषा के विषय में और फिर उनके भेद के विषय में जानते हैं। तो स्वर संधि जाने क्या होता है। तो स्वर के पश्चात स्वर अर्थात 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो 2 चीजें हैं, स्वर के पश्चात स्वर अर्थात 2 स्वर, मतलब कि जो स्वर आपका जो प्रथम शब्द होता है, मान लीजिए जो आपने उदाहरण देख रहे हैं आप लोग, देवधन आगमन, तो देव शब्द है प्लस आगमन है। अब इसमें देखते हैं कि देव में आ हट गया और आगमन का बड़ा हो गया। अब इसके बाद पूर्व वाले शब्द में और यहाँ पर अंत में जो शब्द आया है, आदि और अंत दोनों में अगर देखें तो आदि शब्द के अंतिम शब्द में जो आ स्वर निकलता है और आगमन का जो प्रथम शब्द होता है वहां से भी बड़ा निकलता है। ह्रस्व और दीर्घ के मिलने से दीर्घा बनता है। ये मैं अभी आपको नियम आगे चलकर समझाऊंगा। वहां पर आपका बड़ा आ जाता है, यहां से आपका देवागमन हो जाता है। यही होती है आपकी स्वर संधि। और आपको यही ही नहीं, आप इसको कहते हैं शल्य नियम। इसी के माध्यम से मैं आपको सभी पूर्ण रूप से सभी संधियों के विषय में बताऊंगा। आपको एक एक जानकारी हो जाएगी कि किन किन स्वरों के माध्यम से किन शब्दों का प्रादुर्भाव हुआ है। आइए स्वर संधियों के प्रकार के विषय में बात करते हैं। स्वर संधियों में अगर देखें तो स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। एक आपकी दीर्घ स्वर संधि, द्वितीय गुण स्वर संधि, तृतीय वृद्धि स्वर संधि, चतुर्थ यण स्वर संधि और पंचम आयादी स्वर संधि। अगर हम बात करें तो इनको हम जानेंगे कैसे, बहुत ही छोटी ट्रिक है। अगर आप ऐसे इसको पहचाने तो आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, दीर्घ, ओ, ए, आए, आप यहाँ पे गुण, आए, औ, वृद्धि और या रा ला वा यण और आए, आए, आओ, आओ, आयाति। अगर आप यहीं से आप नोट करना चाहें बहुत ही शार्ट तरीके में, अगर आप 5 को पढ़ना चाहें तो यहीं से आप निर्दिष्ट रूप में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए विस्तृत जानकारी बहुत ही आसान तरीके से जानकारी प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम आती है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि आप नाम से ही जान जाते हैं कि दीर्घ, जहां पर दीर्घ लगा है दीर्घ से ही आप समझ जाते हैं। अब ट्रिक क्या है इसकी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ या बड़ी री, 3 चीज आते हैं। इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अब आप जिन लोगों को संस्कृत का ज्ञान है या मैं भविष्य में जब संस्कृत पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको प्रत्याहार के विषय में बताऊंगा और वहां पर अक प्रत्याहार होता है। अक प्रत्याहार के अंदर आपके वर्ण आते हैं, वहां पर आपका अ, इ, उ, रि, आपका ये 4 वर्ण आते हैं जो आपके स्वर होते हैं। ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं आपके। अब अगर हम बात करें कि यह दीर्घ संधि बनेगी कैसे, दीर्घ संधि बनने के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए एक विशिष्ट परिभाषा मैंने आपके लिए बनाई हुई है कि यदि किसी शब्द में ह्रस्व स्वर छोटा आ, छोटी ई, उ और री, इसको अ, इ, उ, री के पश्चात यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ आ जाए, या तो ह्रस्व आए या दीर्घ आए, दोनों आ सकते हैं, या अ, इ, उ, री आए या आ, ई, उ, री आए, तो या पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध में दोनों ह्रस्व या दीर्घ आए। जैसे कि पहले भी अगर आपके पूर्व में भी ह्रस्व आए या अंत में भी ह्रस्व आए, पूर्व में भी दीर्घ आए या अंत में भी दीर्घ आए, तो परिणामतः आपका जो है दीर्घ ही हो जाता है।
मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आइए आगे भी उसके लिए आपके लिए यथोचित व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपने देखा कि अ मिलने से बड़ा आ बन रहा है, और छोटा आ मतलब कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ मिलने से भी दीर्घ आ बन रहा है। अब दीर्घ आ और ह्रस्व आ के मिलने से दीर्घ आ बन रहा है, और फिर अंत में जहाँ पर थोड़ा सा कट गया है वहां से देखें तो यहाँ पर दीर्घ आ लिखा हुआ है, तो दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलने से भी दीर्घ आ का निर्माण हो रहा है। आगे अगर हम देखते हैं कि ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मिलने से दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से हम समस्त इन चारों को देखते हैं और समस्त में हमको परिणाम यही मिलता है कि चाहे आ हो वहां पर भी दीर्घ आ बनता है, ई हो वहां पर भी दीर्घ ई बनती है, उ हो वहां पर भी दीर्घ उ बनता है, और री हो वहां पर भी दीर्घ री का निर्माण होता है। अगर यहां से भी आपको तनिक भी समस्या हो रही हो तो वहां पर आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और अत्यधिक समझ में आएगा। अगर हम बात करें, ये ट्रिक आप बना लीजिए, आप नोट्स आप हमारे गूगल पर ब्लॉग है हमारा अदन गैलेक्सी सर्च करेंगे, वहाँ पर ब्लॉग है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री आप डाउनलोड कर पाएंगे, और वहाँ से आप ये अपनी एक वीडियो भी देखें, साथ में इसके थ्रू आप नोट्स भी बना लीजिए, और इससे अत्यधिक सरलता से आपको विश्वसनीय तरीके से मैं बता सकता हूँ स्वर संधि आपकी ऐसी क्लियर होगी कि आप वर्ण देखते ही पहचान जाएंगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है। देखें तो अगर हम ट्रिक की बात करें, यहां पर ट्रिक की बात करें तो अगर ह्रस्व को ह्रस्व से मिलाएं फिर भी दीर्घ होता है, ह्रस्व को दीर्घ में मिलाएं फिर भी दीर्घ होता है, और दीर्घ को दीर्घ में मिलाएं फिर भी दीर्घ हो जाता है, और दीर्घ को यदि ह्रस्व में सम्मिलित करते हैं फिर भी दीर्घ होता है। अतएव समस्त रूप में जिन जिन वर्णों का हम वहां पर सम्मिलन करते हैं अंततः उन्हीं वर्णों का दीर्घ अंततः हो जाता है। आइए आगे बात करते हैं, उदाहरण के स्वरूप हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यहां पर अब बात हो गई कि अभी हमें क्या करना है, आइए जानते हैं कैसे करके हम इसके विस्तृत रूप को जान सकते हैं। अगर हम पहला देखें तो हमारा शब्द है मत धन अनुसार। अब मत में मत से हमने ह्रस्व निकाल लिया, और वहां पर मत में ता में हमने हलंत लगा दिया, अनुसार से ह्रस्व निकाल लिया और अनुसार कर दिया। अब देखते हैं, हमने पढ़ा था कि जब ह्रस्व बनता है तो वहां पर आपका दीर्घ अनिर्मित होता है, और मत में जब बड़ा आम लाएंगे तो मता बन जाएगा, और अनुसार वहां से लेंगे, उसके अनुसार हमारा मता अनुसार हो जाएगा। यह विधि आपकी शल्य विधि कहलाती है। इसके अनुसार आप जितनी भी संधि विच्छेद हैं उसके अनुसरण के साथ अगर आप फॉलो करते हैं, कभी भी आपका एक भी संधि विच्छेद हो या संधि हो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगर तो देखते हैं देवालय। देवालय में हमें क्या प्रतीत होता है कि देवधन आलय। अब देवधन आलय हमने कर लिया, अब देवधन आलय के पश्चात देखा कि देव से वा से अगर हमने स्वर को निकाला तो छोटा आ निकला, और आलय से बड़ा आ निकला मतलब कि दीर्घ आ निकला। तो ह्रस्व और दीर्घ मिलने से हमने पढ़ा था ऊपर कि दीर्घ आ बनता है, तो वहां सर भी हमारा दीर्घ आ बन गया, अर्थात देवालय बन गया। अगर हम आगे भी बात करें, यहां तक भी अगर आपको नहीं समझ तो फिर एक हम उदाहरण की बात करते हैं, परीक्षा धन अर्थी। अब परीक्षा में आप देख रहे हैं कि परीक्षा के अंतिम वर्णक्षा में बड़े स्वरूप स्वर का उसमें था सम्मिलन था, उसको हम विलग करते हैं, विखंडित करते हैं तो बड़ा आ निकलता है। अर्थी से हम छोटा आ मतलब कि ह्रस्व आ निकालते हैं। वहां से अगर हम देखें तो हमने सूत्र में पहले ही पढ़ रखा है कि दीर्घ आ और ह्रस्व आ अगर सम्मिलित होंगे तो आपका दीर्घ आ ही निकलेगा, अर्थात परीक्ष धन आपका दीर्घ आ धन रथी मतलब कि परीक्षार्थी के रूप में आपका सम्मिलित रूप यहां से निकल आता है। आगे हम बात करें कि जहां पर हम ये कैसे समझेंगे कि सर आपने बताया था दीर्घ आ और दीर्घ आ दोनों मिलकर दीर्घ आ हो जाता है, उसके लिए भी हम बात करते हैं कि अगर हम देखें लिखा है महाधन आत्मा। अब महा से हम देख रहे हैं कि अंतिम संध हा में दीर्घ आ मिला हुआ है और आत्मा में भी बड़ा आ मिला हुआ है, तो हम दोनों को निकाल लेते हैं। अब इनको हम संधि करते हैं, इनको जोड़ते हैं तो देखते हैं बड़ा आ और बड़ा आ दो बड़ा आ हो रहा है, मतलब कि दो दीर्घ आ मिलकर के एक दीर्घ आ का निर्माण करते हैं, और ये यहां पर आपका महात्मा बन जाता है।
विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम आगे और देखते हैं, अन्य शब्दों में भी प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे लिखा हुआ है अति धन इव। अब अति धन इव में आप सभी देखेंगे कि अत धन छोटी, ता में छोटी की मात्रा लगी हुई। लेकिन आप सभी ध्यान रखें, जब जब शल्य चिकित्सा नियम का आप इसमें प्रयोग करेंगे, सदैव जिन व्यंजनों से आप स्वर को पृथक करेंगे वहां पर हलंत मात्रा का प्रयोग अवश्य करेंगे। अति धन इव अगर लगाएं तो अत धन ई धनवा, मतलब ऋस्वी और ऋस्वी। अब हमने बात की थी किसी भी वर्ण, मतलब कि जो ई है यहाँ पर अगर हम ये ह्रस्व है और इनका जब हम योग करेंगे तो यहाँ पर आपका दीर्घ ई का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं अत धन ई दीर्घ ई धनवा, तो यहाँ पर ता में जब दीर्घ ई मतलब कि लग जाती है तो अतीव बन जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा? अतीव बन जाएगा। आगे हम अगर बात करें तो ई धन ई, मतलब कि जहां पर छोटी ई और बड़ी ई मिलकर, मतलब कि जो ह्रस्व ई और दीर्घ ई। अब देखें मुन धन ईश्वर, मुनि धन ईश्वर की बात करें तो मुन में मुन हटा दिया, अगर उसके प्रथम वर्ण के अंतिम में देखें तो ई मतलब कि ह्रस्व ई और ईश्वर में दीर्घ ई का जो है सम्मिलन हुआ है। अब दोनों का जब हम देखेंगे तो इनसे बड़ी ई का निर्माण हुआ है और वहीं से हमारा मुनीश्वर बन जाएगा, क्योंकि ना में जब दीर्घ ई मिलेगी तो दीर्घ ई की मात्रा निर्दिष्ट हो जाएगी। आगे हम अगर बात करें 9वें नंबर उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं आगे चलकर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है लक्ष्मी धन इच्छा। अब लक्ष्मी में माँ में बड़ी ई की, जिसको आप दीर्घ ई कहते हैं, और इच्छा में ह्रस्व ई का प्रयोग किया गया है। अब दीर्घ ई और ह्रस्व ई का प्रयोग करते हुए हमारा जो निर्माण होता है वो दीर्घ ई के रूप में होता है, और वहीं माँ में फिर से आपकी दीर्घ ई का प्रयोग हो जाता है और वहां पे लक्ष्मी इच्छा बन जाता है, लक्ष्मी इच्छा बन जाता है। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो रजनी धन ईश। अब रजनी धन ईश में दोनों ही दीर्घ हैं और दोनों ही दीर्घ के मिलने से एक दीर्घ का उत्पन्न होता है, वहां पर आपका रजनीश बन जाएगा। यही आपकी दीर्घ स्वर संधि के रूप में आता है। अगर हम आगे बात करें, यहां पर भी आपको कुछ समस्या हो रही हो तो हम आगे उ के मात्राओं के विषय में भी यहां पर चर्चा करेंगे। अगर देखें लिखा हुआ है भानु धन उदय। अब भान और भानु में छोटा ऊ है, मतलब कि ह्रस्व ऊ है, और उदय में भी ह्रस्व ऊ है, तो मतलब कि आपने पहले भी पढ़ रखा है ह्रस्व और ह्रस्व मिलाकर दीर्घ बनाने का कार्य दीर्घ स्वर संधि में होता है, और हम लगातार दीर्घ स्वर संधि की चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। आगे चर्चा करते हैं कि लघु धन ऊर्मी। अब लघु में छोटा ऊ है, मतलब कि ह्रस्व ऊ है, और ऊर्म में आपका दीर्घ ऊ है। तो ह्रस्व और दीर्घ ऊ का निर्माण से दीर्घ ऊ का निर्माण हो जाता है, और वहां पर आपका लघ धन दीर्घ ऊ धन मिर आपका लघुर में बन जाता है। अब अगर हम देखें वधु धन उपकार, तो वधु में आपका बड़ा ऊ है, मतलब कि इसको दीर्घ ऊ कहते हैं, और आपका बाद में ह्रस्व ऊ का निर्माण किया गया, जिससे आपका देख रहे हैं कि आपका सभी में दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है। अगर आप भूधन उसमें में देखें तो यहाँ पर आपके दोनों दीर्घ और दीर्घ दोनों ऊ का प्रयोग हुआ है, और अंत में जाकर आपका दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है, जिससे आपका भूस्मा जाकर के बना हुआ है। अगर हम आगे बात करें रिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, जिसको आप ये दोनों ही परीक्षाओं में लगातार पूछे जाने वाले शब्द हैं। मातृ धन ऋणम, ऋणाम भी कहते हैं, ऋणम भी कहते हैं, माता का ऋण इसका अर्थ होता है। मातृ धन री धन, और यहां से आपका दीर्घ री के विषय में आपने सुना होगा, उसका निर्माण होता है, मातृनाम हो जाता है। अगर देखें यहां से इसी सूत्र से अगर हम देखें तो होत्र धन ऋकारा, यहाँ पर होत्रिकारा का रूप बनता है, यहाँ पर दो ह्रस्व री मिलकर के एक दीर्घ री का निर्माण करती है। विश्वास है कि आप सभी को यह दीर्घ स्वर संधि समझ में आई होगी। आइए हम चलते हैं अगले संधि की ओर। आगे हम बात करेंगे, इसका द्वितीयक रूप होता है गुण स्वर संधि के रूप में। गुण स्वर संधि के रूप में अगर हम बात करें तो इसका सूत्र जो है आद गुणा होता है, और इसका अगर आप देखें तो यहाँ पर ए, ओ और अर के विषय में बात होगी, और आ आपका एक निर्दिष्ट स्वर होगा, जिसको आप कांस्टेंट भी नियत भी कह सकते हैं। अगर हम देखें तो जो सूत्र है आद गुणा,
परिभाषा इसकी क्या दी गई है, यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ आ के पश्चात ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ या ई उ री, मतलब कि या ह्रस्व ई आए या दीर्घ ई आए या ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए या ह्रस्व री आए या दीर्घ री आए, तो संधि के परिणाम स्वरूप ए ओ अर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए हम आगे इसके विषय में परिचर्चा करेंगे। मान लीजिए अगर किसी वर्ण में ह्रस्व या दीर्घ आ जाता है और उसके समक्ष उसके शब्द के प्रथम वर्ण में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आ जाती है, तो वहां पर परिणाम स्वरूप ए आ जाता है। अगर हम बात करें किसी में ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात ह्रस्व उ या दीर्घ उ का प्रयोग होता है, तो वहां पर ओ का निर्माण हो जाता है। अगर ह्रस्व और दीर्घ आ के परिणाम स्वरूप ह्रस्व री या दीर्घ री आती है, तो वहां पर अर का प्रयोग होता है। ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपका ध्यान में रखना। ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे और नोट कर लेंगे और एक दो बार वीडियो को अगर पीछे करके देखेंगे या आप एक बार कायदे से नोट बना लेंगे, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि स्वर संधि में कोई दिक्कत होने वाली है। आगे हम बताएं, उदाहरण में अगर हम देखें तो ये शल्य चिकित्सा विधि आप खुद में अपना सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके विषय में। अगर देखें नर धन इंद्र, अब नर में रा में हलंत लगाते हैं और आ को वहां से विखंडित कर लेते हैं असुर को। अब आ ह्रस्व स्वर है और ई भी ह्रस्व स्वर है। यहां पर देखें तो यहां पर हमारा क्या बन जाता है, ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और यहीं से हमारा क्या बन जाता है, नरेंद्र बन जाता है, क्योंकि ए की मात्रा नरेंद्र के रूप में निर्दिष्ट हो जाती है। अगर हम आगे बात करें, अगला हमारा जो उदाहरण है परम धनी स्वर। अब परम में, परम से के जो अंतिम वर्ण माँ है, माँ से आ स्वर निकलता है, मतलब ह्रस्व निकलता है, और ईश्वर से दीर्घ ई निकलती है। यहां से भी आप अगर देखें तो स्वर के अनुसार ए निकलता है, और परम धन ए धन स्वर मिलकर आपका परमेश्वर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें यथा धन ईष्ट, मतलब कि यथ में आपका यथा से अंतिम वर्ण से आपका दीर्घ आ निकलता है और इष्ट से आपका ह्रस्व ई निकलती है, और आपका दीर्घा और ह्रस्व ई से ए का निर्माण होता है, अर्थात ए से यथेष्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम और बात करें तो रमाधनीस, रमाधनीस में देखते हैं तो आपको प्रतीत होता है कि जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपका दीर्घ आ और दीर्घ ई से ए का निर्माण होता है। अगर हम बात करें परोपकार में तो यहाँ पर ह्रस्व आ और ह्रस्व उ के साथ ओ का निर्माण होता है, तो यहाँ से परोपकार बन जाता है। अगर हम नवधन उड़ा देखें तो यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ उ से ओ का निर्माण हो रहा है, तो नवोढ़ा बन रहा है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका महाधन उत्सव, तो महाधन उत्सव में दीर्घ आ और ओ मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं और आपका महोत्सव बन रहा है। अगर हम आगे की बात करें तो महाधन ऊर्मी, यहाँ पर आपका दीर्घ आ और दीर्घ ऊ के मिलने से ओ का निर्माण हो रहा है और मोहर में बन रहा है। आगे हम बात करें अगर तो राजधन ऋषि के रूप में, तो राज में जब अब देखते हैं तो आ निकलता है और ऋषि में री, तो आ और री मिलाकर के आपका अर बन जाता है और वहां से आपका राजर्षि बन जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें महाधन ऋषि, तो यहाँ पर आपका दीर्घ आ महा से निकलता है और री आपका ऋषि से, तो यहाँ से भी आपका अर निकलता है और महर्षि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आपकी रही गुण संधि। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे तृतीयक रूप में आपके समक्ष हाजिर होता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की अगर हम बात करें तो वृद्धि संधि का जो सूत्र होता है वो वृद्धि रेचि होता है। वृद्धि रेचि में अगर हम बात करें तो परिभाषा की बात सबसे पहले आती है, और ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर आय और औ बनता है। तो परिभाषा की सर्वप्रथम हम बात करते हैं पहले। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि शब्द में यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ दोनों प्रकार से या ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, अ के पश्चात यदि ए आए या ए आए या आए आए तो आय हो जाता है, और यदि ओ और औ आए तो औ हो जाता है। यही आपका वृद्धि कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर औ लिखा हुआ है, कहने का तात्पर्य है कि अगर आपका ह्रस्व या दीर्घ के बाद ए आए आए तो सदैव आए, मतलब कि दीर्घ वृद्धि हो जाता है, और आ के बाद ओ आ आए तो ये अ हो जाता है, अर्थात ये वृद्धि का संकेतक हो जाता है, और इसीलिए इसको वृद्धि स्वर संधि कहा जाता है। कैसे हो जाता है, आइए हम कुछ उदाहरणों में चर्चा करते हैं।
जैसे लिखा हुआ उदाहरण 1 धन 1, तो 1 धन 1 में अगर हम बात करें तो 1 से ह्रस्व आ निकला और 1 से ए निकला। तो यहां से अगर हम देखें तो ए आ और ए मिलकर के वृद्धि हुई, तो वृद्धि यहां पर आय में परिवर्तित हुई, तो 1 में आय मिला तो एकैक बन गया। अगर मत धन 1 में देखें तो मत में से ता जो व्यंजन है ता व्यंजन से ह्रस्व आ विखंडित हुआ और इससे ऐक्य में अय निकला, तो वहां से आपका ह्रस्व और ए से जब वृद्धि उपलब्ध हुई तो वहां पर अय निकला, तो यहाँ पर मतैक्य के रूप में परिवर्तित हुआ। अगर हम अगले उदाहरण की बात करें तो अगले उदाहरण में सदा धन आया हुआ है, तो सदा धन में सद शब्द से मतलब कि जो आपका सदा है वहां से आपका दा से वो शब्द है, दा से बड़ा आ विखंडित हुआ जो स्वर के रूप में हुआ और एव में एव ए निकला, वहां पर भी आपकी जो वृद्धि हुई तो वहां पर आय बन गया, तो यहाँ पर ये आपका सदैव बन गया। अब महाधन ऐश्वर्य की बात करें तो यहाँ पर महाशब्द से आपका दीर्घ आ निर्दिष्ट हुआ और वहां पर ऐश्वर्य से आय निकला, तो यहाँ पर दीर्घ आ और दीर्घ ए कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका आय हो गया और यहाँ से महाईश्वर्य आपका बन गया। यहाँ पर हा में आय की मात्रा आपकी लगेगी। अगर हम बात करें अगले कुछ उदाहरणों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन धन औषधि, तो वन धन औषधि में अगर हम बात करें आ धन ओ मिलने से औ बना हुआ है, मतलब कि जब हम आ देखते हैं मतलब ह्रस्व और ओ के जब वृद्धि होती है तो अ के रूप में निर्दिष्ट हो जाती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर वनौषधि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर अगले उदाहरण की बात करें तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो परम धन औदार्य, मतलब कि अ धन औ, वहां से आपका जो वृद्धि होती है तो औ के रूप में परिवर्तित होता है और वो परमौदार्य के रूप में सामने आता है। अगर हम आगे बात करें तो महाधन ओजस्वी, यहाँ पर दीर्घा और ओ होता है तो इसकी भी वृद्धि होगी तो औ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और महोजस्वी में बन जाएगा। आगे हम बात करें महाधन औषध, यहाँ पर दीर्घ आ है और आपका औ है, यहाँ पर भी जब वृद्धि होगी तो वृद्धि के रूप में औ शब्द का प्रयोग होगा और महौषध के रूप में परिवर्तित होगा। आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को समझ में जरूर आ रहा होगा और आप सभी लोग इस चीज को बहुत ही गंभीरता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए और इससे शल्य चिकित्सा रूप से आप सभी लोग इन सभी उदाहरणों को एक एक बार जरूर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे हम बात करें अगर यण संधि के विषय में, ये चतुर्थ पार्ट है। यण संधि के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ से यण आपका जो सूत्र बनता है इसका इको यण, तो एक प्रत्याहार है, एक प्रत्याहार का यण प्रत्याहार के रूप में परिवर्तन हो जाता है। परिभाषा अगर देखें तो परिभाषा के रूप में अगर हम बात करें तो ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, मतलब ई उ री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर का मतलब ई या उ या री के बाद अगर हम बात करें आ ई उ री, मतलब कोई भी अगर अन्य कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है तो ई मतलब कि जो ह्रस्व ई और दीर्घ के स्थान पर या ह्रस्व या दीर्घ उ के स्थान पर वा या री के स्थान पर रा हो जाता है। यही यण संधि के परिणाम स्वरूप संधि होती है। अगर हम बात करें जो ट्रिक हम बनाते हैं वहां से अगर हम बात करें तो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो आप सिर्फ ई याद रखेंगे, ई के स्थान पर कोई भिन्न स्वर आता है तो हम या के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, अगर उ के स्थान पर कोई आता है तो वा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और अगर उ के स्थान पर कोई आता है तो वा के रूप में, और री के स्थान पर आता है तो आर के रूप में हम या रा के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं। चाहेंगे अगर हम आगे बात करें तो कुछ उदाहरण इनके भी हम देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखें यदि धन अप, पहला उदाहरण है, तो यदि में छोटी की मात्रा लगी हुई है तो इसको हम अलग कर लेंगे और अप इसे आ, तो जब ह्रस्वी और ह्रस्व आ के रूप में मिलेगा तो हमने बात की थी कि जब भी ई आए, ई के बाद देखिए ई के बाद ई नहीं आ रही, ई के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है अर्थात आ रहा है, जो ह्रस्व आ रहा है तो यहाँ पर इसके रूप में या आ गया, तो यहाँ पर यदि, तो यहाँ पर यद्यपि बन जाएगा आपका। अगर हम अगले की बात करें तो इत धन ई, मतलब कि इति धन आदि है तो इति में आपका ह्रस्व ई है और आदि में आपका दीर्घ है, तो यहाँ पर जो या है वो दीर्घ या बन जाएगा और या में बड़े की मात्रा लग जाएगी। एक चीज में और आपको यहाँ पर नोट कराते चलूं कि यहाँ पर आप बहुत चीज ध्यान से देखिएगा कि जहां पर आपका द्वितीयक शब्द होगा, द्वितीयक शब्द में
आपके निहित जिस भी स्वर का प्रयोग किया होगा, मान लीजिए आपका छोटा आ है या मान लीजिए बड़ा आ है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, या आपका ऊपर मात्रा अंक की बिंदी की लगी हुई है, या किसी भी मात्रा का प्रयोग किया गया है जो कि स्वर के रूप में है, उन स्वर की मात्राओं का परिवर्तन या वा या रा में निहित हो जाता है, मिल जाता है। उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, इस पर हम कुछ अभी चर्चा भी करेंगे। अगर देखिए तुरंत ये देखिए उदाहरण आ गया है कि हमने बात की थी अभी कि उसमें निहित हो जाता है। जैसे लिखा है प्रतिधन ऊष, तो प्रति से आपका ह्रस्व ई निकला, और ह्रस्व ई के बाद अगर हम बात करें तो दीर्घ ऊ निकला, और दीर्घ ऊ से ऊस से निकला। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ई धन ऊ से, तो हमने तो बात की थी ई के बाद अगर कोई भी डिफरेंट आता है, मतलब कि कोई भी भिन्न स्वर आता है तो फिर से या निकलता है। और हमने अभी आपको तुरंत पहले बताया कि अगर कोई भी दीर्घ आपका स्वर आता है, उसकी जो मात्रा होती है वह या के साथ में प्रयोग की जाती है। यह यणसन की जो है आपकी खूबियत होती है या कहे खासियत होती है। यहां से अगर देखें तो प्रत धन यू धन शा, तो यहां पर प्रत्यूष बन जाएगा, प्रत्यक्ष नहीं बनेगा, प्रत्यूष बन जाएगा। क्योंकि यहां पर जो भी दीर्घ, अगर हम ऊपर बात करें तो बड़ा आ जो कि दीर्घा है, दीर्घा की मात्रा का प्रयोग हुआ, यहाँ पर ऊ की मात्रा का भी प्रयोग है। अगर यहीं पर अगर हम बात करें अगर छोटा ऊ होता तो वहां पर ह्रस्व ऊ की भी मात्रा का प्रयोग, मतलब कि जो छोटा ऊ उसकी मात्रा का भी यहाँ पर प्रयोग किया जाता। अगर आगे हम बात करें, आगे की कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपसु धन अक्ष, अब सु में आपका ह्रस्व ऊ है, मतलब कि छोटा ऊ है, और अक्ष से आ निकला है, तो वहां से अगर देखें तो स्वच्छ बन के आपका शब्द तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ह्रस्व आ है, तो ह्रस्व आ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो वहां पर बार आएगा। अब यहीं पर अगर हम देखें तो किसी अन्य स्वर का प्रयोग किया जाएगा, जहां हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं, जिनकी दीर्घ हो या ह्रस्व हो, जिनकी मात्राएं निर्गत होती हैं, निकलती हैं, तो उन मात्राओं का प्रयोग या वा या रा के साथ किया जाएगा। अगर हम बात करें, अब लिखा है अनुधन ऐसा, अब अनु से आपका ह्रस्व ऊ निकलता है और ऐसण से ए निकलता है। अब ऊ और ए के मिलने से आपका व निर्माण होता है, लेकिन ए की मात्रा इसमें साथ में निहित की जाएगी, तो इसी से आपका जो बन जाएगा अन्वेषण बन जाएगा। अगर हम आगे बात करें तो वधु धन आगमन, अब वधु शब्द में दीर्घ ऊ का प्रयोग किया गया और आगमन में आ का प्रयोग किया गया। अब वह दीर्घ ऊ धन आपका दीर्घा, अब वहां से दीर्घ ऊ और आ मिलने से दुवा बना, लेकिन दीर्घ आ मिलने से आपका वा का निर्माण हुआ, और वा में दीर्घ आ की मात्रा का भी आपका समाविष्ट किया गया, मतलब जिसको समाहित किया गया, और जिससे हमारा जो शब्द बन के तैयार हुआ वो वध्वा गमन तैयार हुआ। आगे हम बात करें पितृधन अनुमति, तो पितृ में री और अनुमति में आ, मतलब री और ऋष्वा के मिलने से रा का निर्माण हुआ। तो वहां पर और यहाँ पे आप देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा, ता और रा मिलने से हमारा त्र का निर्माण होता है, तो पितृ अनुमति हो जाता है। आपने जब पढ़ा होगा, जब मैंने व्यंजन की जो वीडियो पढ़ाई है, आपको नहीं पढ़ा है तो वहां पर आप जरूर देखें, वहां पर आपको संयुक्त व्यंजन के रूप में जानकारी दी गई है। वहां पर आपको ता धन रा मिलने से त्रा बनता है, ये जानकारी पूर्ण रूप से आपको दी गई है। अगर हम बात करें मात धन आज्ञा, तो मात धन री और धन दीर्घा, तो मात्रा आज्ञा बना। अब यहां पर री और आ दीर्घा मिलने से रा में दीर्घ आ की भी मात्रा का समावेशन किया गया है, तो यहाँ पर मात्रा आज्ञा बन जाएगा। सेम ऐसा ही एक उदाहरण है जो कि आपकी पित्राज्ञा बन जाता है, जो आपका पितृधन आज्ञा से पितृ का री और आज्ञा से दीर्घ आ निकलता है, और वहां से आपका पित्राज्ञा बन जाता है। यहां से रही आपकी ये यण स्वर संधि। आगे हम स्वर संधि के अंतिम प्रकार की ओर बात करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट संधि है और बहुत अत्यधिक पूछे जाने वाले सवाल इसी पर निर्धारित रहते हैं। क्यों रहते हैं इसका मैं सीक्रेट में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आगे हम अगर बात करें आयादी स्वर संधि, आज ट्रिक है आए आए आओ आओ, और इसका अगर सूत्र देखें तो एचो आए वाया वाह। परिभाषा देखते हैं, ए आए ओ अथवा औ के बाद जब कोई स्वर आता है तब ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आओ, आय के स्थान पर आए और औ के स्थान पर आओ हो जाता है, यह आया संधि कहलाती है। अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के विषय में हम बात करते हैं, ये ट्रिक के रूप में आप लिख सकते हैं कि अगर हम बात करें ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए
तो अय हो जाता है, अय के बाद अय तो आय हो जाता है। मतलब कि अगर आपका यहाँ पर ए जो कहें तो ए रहेगा तो अय हो जाएगा, अय रहेगा तो आय हो जाएगा, ओ रहेगा तो अव हो जाएगा और अ रहेगा तो आव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अगर देखें तो हम देखते हैं ने धन अन, तो ने धन अन में ना में ए की मात्रा लगी हुई है, तो ना से निकालते हैं तो हलंत लगा देते हैं ए, और अन से ह्रस्व आ निर्दिष्ट होता है, या देखें विखंडित करके उनसे निकालते हैं। तो अब ए और आ मिलने से मैंने आपको बताया था ए के बाद अगर कोई डिफरेंट आए, मतलब कि भिन्न स्वर आए, तो वहां पर ए के बाद में आ आया और वहां पर आय हो गया, तो यहां पर आय का व्युत्पन्न हुआ, तो यहां पर आपका नयन बन गया। आगे हम बात करें नय धन अक। अब यहां पर तुरंत ही हमने देख लिया कि पहले ने था अब नय है, नय में आय की मात्रा लगी हुई है, तो आय धन आय अ मिलकर आय का रूप बनाता है, मतलब कि आय हो जाता है। तो यहां पर क्या बन जाएगा नायक। अब आगे हम बात करें अगर नय धन इका, तो नय धन इका में अगर बात करें तो नय में न और अय, और उसके बाद विभिन्न, आपको जो मैंने कहा था भिन्न स्वर है तो ई आया है, तो भिन्न स्वर। और इसमें भी एक चीज आप ध्यान, जैसा कि मैंने आपको यण षड संधि में बताया था कि इसके स्वरूप में भी अगर आपके इस प्रकार के प्रथम जो भी शब्द होगा उसके द्वितीयक जो शब्द होगा, प्रथम शब्द जिसको कहते हैं आदि शब्द ये है, और ये शब्द अंत शब्द कहलाता है। मतलब कि जो ने है, अगर हम देखें नय तो ये आपका आदि शब्द होता है, और इका आपका अंत शब्द होता है, जिसको हम जो है अंतिम शब्द भी कह सकते हैं। अंतिम शब्द का जो प्रथम आपका स्वर होगा, इस स्वर के अनुसार आप में मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे न धन आई। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर आय धन ई बताया था तो आय हुआ था, तो यहाँ पर ई की मात्रा आई का प्रयोग किया जाएगा, और यहीं से आपका शब्द बन जाएगा नायिका। अगर हम आगे बात करें तो पो धन अन, तो प में ओ स्वर आपका लगा हुआ है, अन से आ निर्दिष्ट करते हैं, तो यहाँ पर ओ धन आ अव बन जाता है, और वहां से पवन आपका बन जाता है। अगर बात करें पौ धन अन, तो यहाँ पर प के साथ औ सम्मिलित है और धन अन हो जाता है, यहाँ पर आ आपका ह्रस्व आ के रूप में निर्दिष्ट होता है। अगर हम बात करें तो प धन आव धन न पावन बन जाता है। अब नौ धन इक, तो न धन औ धन ई धन का, अब यहाँ पर ना विक बन जाता है आपका। अब भावुक शब्द है, भावुक शब्द आप देखते हैं तो संधि उच्छेद करते हैं तो भव धन उक बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जब औ और उ मिलकर आऊ बन जाता है, क्योंकि औ के बाद मैंने बताया जो अंतिम शब्द होगा उस अंतिम शब्द का जो प्रथम आपका स्वर होगा उस स्वर के अकॉर्डिंग आपकी मात्रा का भी प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पर उक जो शब्द होगा पर छोटे उ की मात्रा होगी तो भावुक हो जाएगा। ऐसे ही आपका पौधन इत्र से पवित्र का निर्माण होगा। जो मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको अभी तक शायद जानकारी नहीं हुई होगी। मैं बता रहा हूं कि हिंदी में अयादि संधि जो होती है, जितनी भी अयादि शब्द युक्त आपको वर्ण मिलेंगे वो प्रायः रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। उनका कभी भी वो अलग नहीं होते हैं, वो रूढ़ शब्द के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। और रूढ़ शब्दों की जानकारी के लिए मैंने आपको शब्द तथा शब्दों का वर्गीकरण आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको शब्द के विषय में समस्त जानकारी वहां से आपको प्राप्त होगी, और आप वह वीडियो भी अवश्य देखें। मित्रों, आप सभी को यह वीडियो संधि के पार्ट स्वर संधि और संधि के विषय में कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, तथा हमारे प्रयास को अवश्य बताएं, तथा आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।